तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पूरे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लगभग 2 क्लास में कंप्लीट होगा ये। एक क्लास में इसकी पूरी थ्योरी करेंगे और दूसरे क्लास में खूब इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो, एक साइंटिस्ट था हर्ट्ज नाम का, जो आप यूनिट पढ़ते हो ना फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज, वही हर्ट्ज। ठीक, उसने 1887 में इस इफेक्ट को डिस्कवर किया। ठीक, उसने एक बड़ी अनोखी चीज ऑब्जर्व करी। पता है क्या? जैसे सपोज आपके पास एक कोई मेटल है, ठीक, कोई मेटल का सरफेस है। जब आप इस पर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, जब आप इस पर सर्टेन फ्रीक्वेंसी या सर्टेन एनर्जी की एक लाइट डालते हो, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो जैसे ही उस मेटल के सरफेस पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, और इस इलेक्ट्रॉन का नाम उसने दिया फोटो इलेक्ट्रॉन। जो बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, उसको उसने बोला फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि फोटोन के टकराने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, अच्छा। और इस इफेक्ट को पूरा नाम उसने दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इतना सही है? हाँ जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना सही है। ठीक है, अच्छा। अब इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो, तो मैंने एक बात आपसे बोली थी कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको डालनी पड़ेगी, या एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपको उस मेटल पर डालना पड़ेगा, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। अब इसको एक देसी एग्जांपल से समझो। जैसे सपोज एक मेटल है, उसके सरफेस पर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि वो मेटल होल्ड करके बैठा हुआ है। लेकिन उस मेटल की शर्त है कि भाई अगर तुम मेरे को 10 किलो जूल एनर्जी दे दोगे, एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं, ठीक है, 10 किलो जूल अगर एनर्जी दे दोगे तो मैं अपने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूंगी, ऐसा मेटल कह रही है। अब आपने बाहर से क्या किया? आपने बाहर से 9 किलो जूल एनर्जी का फोटोन गिराया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, हिलेगा भी नहीं वहां से। ठीक, आपने 9.9999 किलो जूल एनर्जी का फोटोन गिराया, क्या ये इलेक्ट्रॉन को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, टस से मस नहीं होगा वो वहां से। अच्छा, फिर आपने क्या किया? आपने एग्जैक्टली 10 किलो जूल की एनर्जी दे दी। अरे वाह, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 किलो जूल ही चाहिए थी। आपने 10 किलो जूल दे दी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और बाहर खड़ा हो जाएगा, जाकर मेटल को छोड़ देगा और छोड़कर जस्ट बाहर खड़ा हो जाएगा। ठीक, तीसरी बात। अब चौथी बात क्या है? आपने सपोज इस मेटल को एनर्जी दी 12 किलो जूल की। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सपोज इस मेटल को एनर्जी दे दी 12 किलो जूल की। इलेक्ट्रॉन जोर से चिल्लाया कि मुझे तो केवल 10 किलो जूल चाहिए थे, और उसने वो 10 किलो जूल की एनर्जी पकड़ी और बाहर निकल गया। उस 10 किलो जूल की एनर्जी पकड़ी और बाहर निकल गया। लेकिन जब बाहर निकला तो नाचता हुआ निकला। क्यों? क्योंकि वो बोलता जा रहा था कि मेरे पास 2 किलो जूल एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो लोगों ने पूछा कि इस 2 किलो जूल का क्या करोगे? तो उसने कहा मैं भागूंगा। क्यों? कहीं मेटल मुझे फिर से ना पकड़ ले। तो ये जो 2 किलो जूल है, वो एनर्जी उसकी बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी, राइट। और ये जो 10 किलो जूल एनर्जी थी, राइट, 10 किलो जूल एनर्जी क्या थी? कि भाई मिनिमम इतनी एनर्जी या मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी आपको किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एच न्यू लिख रहा हूं तो एनर्जी, केवल न्यू लिख रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी। और इसी को देसी भाषा में बोलते हैं वर्क फंक्शन। इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक, अच्छा।
तो सर हर मेटल के इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहने की टेंडेंसी तो अलग अलग होती है, तो जिस मेटल का इलेक्ट्रॉन मेटल तेजी से होल्ड करके बैठी होगी उसको निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मैंने कहा बिल्कुल। और जिसका इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा उसको आप तेजी से निकाल लोगे। मैंने कहा हाँ, यानी कि उसमें एनर्जी आपको कम देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने आपसे पूछा, आप बताओ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में आपको क्या लगता है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? तो आपने कहा सर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, सोडियम का होता है 2,8,1 और पोटेशियम का होता है 2,8,8,1। अभी मैं मानकर चल रहा हूं आप 10th से जस्ट आए और उस हिसाब से मैंने आपके कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। तो इसमें है 2 शेल, इसमें है 3 शेल और इसमें है 4 शेल। और न्यूक्लियस के अंदर बीच में प्रोटॉन तो सभी के हैं। ठीक, तो इस वाले प्रोटॉन का लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उससे दूरी ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है और इसकी और कम है। तो इसका मतलब अगर यहां दूरियां बढ़ गई तो होल्ड भी कम हो गया। यहां एटम छोटा है, दूरियां कम है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से, तो होल्ड भी ज्यादा है। इसका मतलब यहां पर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा है उस इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस की तरफ। और चौथी शेल में यानी कि पोटेशियम के केस में वो धीमे से अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा सर, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड कम है, मैं इसको जब एनर्जी दूंगा तो ये जल्दी बाहर निकल आएगा, और जब लिथियम वाले में एनर्जी दूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है? तो जब आप इसकी वैल्यू देखोगे, जो आपको याद बिल्कुल नहीं रखनी है, बस मैं आपको डेटा के लिए बता रहा हूं, इसकी वैल्यू आती है 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी आती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी आती है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? ये आपकी W नॉट यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू है, W नॉट। ठीक, वर्क फंक्शन को हम लोग W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। W और सब्सक्रिप्ट में छोटा सा जीरो बना दो, इसको बोलते हैं W नॉट। तो आप देख सकते हैं यहां पर वैल्यू ज्यादा है, यहां पर वैल्यू कम है। इसका मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, पोटेशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे आपको लो फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी, राइट? अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसका मतलब आप लो फ्रीक्वेंसी की लाइट दोगे तो भी निकल जाएगा। और अगर किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट देनी पड़ेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये जस्ट एक टपोरी एग्जांपल आपको रटना है, फैक्ट बेस्ड एग्जांपल है। जैसे आपके पास सोडियम है, लिथियम है या पोटेशियम है, अगर आप इन पर विजिबल लाइट डालोगे, विजिबल लाइट जो हमें दिख रही है नॉर्मली, ठीक है, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देंगे। पीई क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अगर आपके पास जिंक है, मैग्नीशियम है, कैडमियम है, अगर ऐसे एलिमेंट हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन पर होल्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो ये विजिबल लाइट से नहीं निकलते। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? आपको यूवी लाइट डालनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि विजिबल और यूवी में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सर यूवी की ज्यादा है, राइट? तो यूवी लाइट जैसी आप डालते हो तो तुरंत वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देता है। तो यहां से भी क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई, जिंक, मैग्नीशियम और कैडमियम में इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा था, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब जो भी फोटो इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो हर्ट्ज ने पता लगाए और हमको बताए, इनको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स। और इनको अपनी भाषा में जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लेना, बट ध्यान से सुनना। पहला फैक्ट क्या था कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन टू इवेंट्स। कौन से दो इवेंट? भाई ये मेटल थी, इस पर लाइट का आना और इस मेटल से टकराना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। मतलब
एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, जैसे ही फोटोन टकराया मेटल से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मींस फर्मी सेकंड का भी बीच में गैप नहीं होता। देयर इज नो टाइम लैग, नो टाइम लैग। क्लियरली समझ लो इस बात को। मतलब कोई कहे कि वेरी मिनिमम टाइम लैग होता है 10⁻⁻40 सेकंड का, बहुत कम समय है 10⁻⁻40 सेकंड, इतना टाइम लैग होता है? बिल्कुल नहीं, कोई टाइम लैग नहीं होता। फोटोन का टकराना और इलेक्ट्रॉन का निकलना दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा, इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आपकी इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होगी, है ना। यानी कि 10 किलो जूल जो हमने मानी थी एक एग्जांपल में, अगर उससे उतनी ही होगी या उससे ज्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर आपने 8 दी, 9 दी, 9.9999 दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक। और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या वर्क फंक्शन, या इसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, क्रिटिकल एनर्जी भी बोला जाता है। क्रिटिकल एनर्जी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरी बात उसने बोली वो बहुत काम की थी और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो तीसरी और चौथी बात मोस्ट कंफ्यूजिंग बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेई और नीट के आंखों का टुकड़ा है ये तीन बातें। कौन सी? देखो, सपोज आपने क्या किया, एक मेटल थी, ठीक, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेट सपोज सरफेस पर। ठीक, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं, और मैंने आपसे कहा कि इस मेटल से आपको इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकालना है तो आपको 10 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि जब आप 10 किलो जूल की एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। ठीक है, आपने बाहर से क्या किया, 100 फोटॉन्स गिराए। बाहर से आपने 100 फोटॉन्स गिराए। तो जब मैंने फोटॉन्स का नंबर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। क्यों? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद रखना। जब मैं बोलूं मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए, मतलब मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। या मैं बोलूं मैंने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इसका मतलब क्या है, अब आप एक बार में ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरा रहे हो। ठीक, मैंने 100 फोटॉन्स गिराए और सबकी एनर्जी थी सपोज 9.5 किलो जूल। सारे फोटॉन्स की एनर्जी कितनी थी? 9.5 किलो जूल। मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपका आंसर होगा सर 0। क्यों? अरे अभी तो पढ़ाया कि 10 किलो जूल ही एनर्जी चाहिए निकालने के लिए। अरे सर पर एक बात भी तो हो सकती है, एक फोटोन आया उसने इलेक्ट्रॉन को 9.5 दी, फिर एक दूसरा आया उसने बची हुई 0.5 दे दी। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात, ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। क्यों सर? एक फोटोन जाकर एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा वन टाइम में, बात खत्म। एक बार एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर लिया और अपनी 9.5 किलो जूल की एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और इतनी तेजी से वाइब्रेट करेगा कि अपनी पूरी एनर्जी को डिस्पर्स कर देगा वाइब्रेट करके। यानी कि जो आपने 9.5 दी वो खत्म, जब आप दूसरा लेकर आ रहे हो तब तक वो खत्म हो गई। तो यानी कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, एक फोटोन कभी दो को नहीं करेंगे, दो फोटोन कभी एक को नहीं करेंगे। ठीक, तो 1 to 1 का प्रिंसिपल चलता है, इस बात को याद रखना। सही है? अच्छा, अब अगला केस, मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेट ली, उस पर इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मुझे नहीं पता, सपोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे आपकी उस प्लेट पर, और हर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 किलो जूल की एनर्जी चाहिए थी। लेकिन मैंने बाहर से क्या किया, 50 फोटॉन्स गिराए। मैंने बाहर से 50 फोटॉन्स गिराए और सबकी एनर्जी 10 किलो जूल की थी। सारे फोटॉन्स की एनर्जी 10 किलो जूल की थी। मैंने आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आपने खुलकर बोला सर 50 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक, तो यहां पर दो चीजें हुई हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी।
लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा सको और अपनी भाषा में लिख सको लिख लो हिंदी में। इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेगी, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इंटेंसिटी डिसाइड करेगी। मान लो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए थी 10 किलो जूल की एनर्जी, आपने 1 करोड़ फोटॉन्स गिराए उस मेटल पर, लेकिन सब फोटॉन्स की एनर्जी केवल 9 किलो जूल थी। मैंने आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आंसर है 0, ठेंगा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए थी 10 किलो जूल की, और आपने 1 करोड़ फोटॉन्स गिराए 10 किलो जूल एनर्जी के साथ, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? आप बोलोगे सर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जितनी एनर्जी चाहिए थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां से मिल गई। अगला केस, मैंने आपसे कहा मैंने 50 फोटॉन्स गिराए इस प्लेट पर, और हर फोटोन की एनर्जी 12 किलो जूल थी। तो अब क्या होगा? अब आप कहोगे सर 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और 50 इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे ना तो 10 किलो जूल तो खा लेंगे, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन के पास 2 किलो जूल एक्स्ट्रा होगी। इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन 2 किलो जूल की काइनेटिक एनर्जी से तेजी से भागेगा ताकि मेटल उसको फिर से ना पकड़ ले। 50 के 50 इलेक्ट्रॉन 2-2 किलो जूल की एनर्जी के साथ भागना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 किलो जूल उसके पास एक्स्ट्रा थी। ठीक है जी। तो इतनी सब बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हर्ट्ज बाबा ने बताई। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सर करंट, और चूंकि ये करंट फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया तो मैं इसको बोल सकता हूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अरे सर बढ़िया बात कही है तो आपने, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास 2 केस हैं, आप बताना किसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। सपोज आपके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने 12 किलो जूल के 50 फोटोन गिराए, और एक बार आपने 12 किलो जूल के 100 फोटोन गिराए, तो यहां पर निकलेंगे 50 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर निकलेंगे 100 इलेक्ट्रॉन। यहां पर 50 इलेक्ट्रॉन 2 किलो जूल की एनर्जी से भागेंगे, यहां 100 इलेक्ट्रॉन 2 किलो जूल की एनर्जी से भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां भाग रहे हैं? यहां पर। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां ज्यादा होगा। यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीसी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये मेरे बनाए हुए ऐसी शॉर्ट टर्म है, आप ऐसे मत लिखिएगा बाद में समझ ना आए आपको। पीसी हो गई पर्सनल कंप्यूटर ना समझ लो, ठीक है? तो आप पूरा लिखिएगा। तो इसका मतलब नीचे वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, ऊपर वाले केस में फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा या कम होगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, बट इट शुड बी ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी। अरे आपने 1000 फोटोन गिराए, लेकिन सबकी एनर्जी है 8 किलो जूल, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो काय का फोटो इलेक्ट्रिक करंट? कोई करंट नहीं है। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है कि इंटेंसिटी विल डिसाइड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बट दैट इंटेंसिटी ऑफ फोटोन वही होने चाहिए जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। मैंने आपको सारे केसेस अच्छे से प्यार से समझा दिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये वाला था कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं दैट विल बी डिसाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दैट विल बी डिसाइडेड बाय इंटेंसिटी। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं, बस ऐसे ही उसको लिख लीजिए। एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। जैसे आपने रेड लाइट है आपके पास, सपोज रेड लाइट है, तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, 4.3 से लेके 4.6
इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की। ठीक, ये डेटा मैंने आपको दे दिया। ठीक, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसको पोटेशियम पर गिराओगे, ठीक, तो पोटेशियम पर जब कोई लाइट गिरेगी तो पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम शाइन करेगा। ठीक, अरे भाई किसी के भी सरफेस पर अगर लाइट गिर रही है तो वो चमकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेड लाइट को आपने पोटेशियम पर गिराया तो पोटेशियम चमकने लगेगा, लेकिन नो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, लेकिन कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम को इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, लेकिन अगर आपने इसी पोटेशियम पर येलो लाइट गिराई तो अब आपको पता है विव ग्योर, तो इधर जाने पर लैम्डा इंक्रीज होता है और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो रेड की फ्रीक्वेंसी कम है, येलो की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और येलो की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 5.2 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बराबर लगभग। ठीक, तो अब क्या होगा? अब जब इसको आप पोटेशियम पर गिराओगे तो पोटेशियम शाइन तो करेगा, लेकिन साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। तो पोटेशियम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली में होती है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि पोटेशियम की सरफेस पर अगर रेड लाइट गिराते हैं तो वो केवल शाइन करता है, लेकिन जब येलो लाइट गिराते हैं तो शाइन भी करता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है। क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो मैं मानकर चल रहा हूं नीट वाले इसको पूछ सकते हैं। वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, डेटा बेस्ड है, बट फिर भी शायद पूछ लें, तो इसलिए आप बस ये डेटा याद रखिएगा, ये वैल्यूज मत याद रखिएगा कि भाई पोटेशियम की सरफेस से रेड लाइट की औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन निकालने की, केवल शाइन करवाएगा, लेकिन येलो लाइट आपकी गिरा देगी। सही है? ठीक है, कुछ और बातें कर लेते हैं। चलो एक अब जरा इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन किसने दी? आइंस्टीन ने दी। तो हर्ट्ज खूब सारी बातें बताकर चला गया, लेकिन फिर आइंस्टीन आए। अब आइंस्टीन वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन आल्सो, तो उसने कहा चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली भी समझते हैं। और मजे की बात यह है, आइंस्टीन को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जबकि ज्यादा टफ जो चीज आइंस्टीन ने बनाई, जो शायद कोई ना सोच पाता, वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। दैट वाज अ मोस्ट स्मार्टेस्ट वर्क डन बाय आइंस्टीन। लेकिन नोबेल प्राइज किसके लिए मिला? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि रिसर्च में नोबेल प्राइज उसी चीज के लिए मिलता है जो आपकी जनजाति के लिए फायदेमंद हो। आपने कितनी भी तूफानी रिसर्च करी हो, अगर उसका डेली लाइफ में कोई यूज नहीं है ना, आपका कोई फायदा नहीं है। मतलब वो ठीक है, आपकी रिसर्च छप जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। आइंस्टीन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए कोई भी अप्रेजल नहीं मिला, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए बंदे को नोबेल प्राइज मिला। और बहुत ही शानदार काम किया उसने। क्या कहा उसने? सपोज आपने एक लाइट गिराई जिसकी एनर्जी थी एच न्यू, ठीक, तो इसमें से कुछ एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग जाएगी, दैट विल बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट, या थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं मान लेता हूं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी रही होगी एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जो बाकी की अगर कुछ बची कुछ एनर्जी रह गई तो वो बन जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ऐसा उसने एक फॉर्मूला बना दिया। ठीक, कुछ लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस के, वो भी ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख दिया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, यहां से H कॉमन ले रहा हूं, और अंदर बचेगा म्यू माइनस म्यू नॉट, और ये 2 जो होगा वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और m आ जाएगा नीचे, और इस पर चढ़ जाएगा अंडर रूट। ये पूरी मैंने V की वैल्यू निकाल दी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 को इधर पहुंचा दिया, m से डिवाइड दे दिया, और v से स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट चढ़ा दिया, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी की वैल्यू।
ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, टाइम पास करवाएगा। तो आपको बस इस तरीके से सारे कन्वर्जन याद रखने हैं। ठीक है, हम लोग कभी कभी ये जो एच न्यू नॉट है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको डब्ल्यू नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस के। ठीक, कभी कभी वर्क फंक्शन को फाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है? फाई। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के। ये सब रिप्रेजेंटेशन है जो आपको कभी कभी एग्जाम में दे दिए जाते हैं। आप वहां कंफ्यूज रहो, माथा को जाओ अपना कि भाई ये कैसे आ गया, तो ये सब याद रखना भाई, इतने सारे इसके सिंबल हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आ रही है क्या, कि अगर मैं सपोज आपसे कहूं कि एच न्यू और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है, एच न्यू और काइनेटिक एनर्जी में कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर y इज इक्वल टू सी प्लस एक्स जैसी इक्वेशन बन रही है। y क्या है? एच न्यू। c क्या है? एच न्यू नॉट। और के क्या है? x। तो इसका मतलब लीनियर रिलेशन हो गया सर। इसका मतलब क्या हो गया सर? लीनियर रिलेशन हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कुछ। अभी इनके ग्राफ्स पढ़ेंगे, इसलिए मैं बस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कोई एक लीनियर रिलेशन हो गया। अब कुछ दिमाग में क्वेश्चन और आ सकते हैं आपके, मैं उनके आंसर दे देता हूं क्योंकि वो आपके दिमाग में आएंगे अगर आप सोचोगे बाद में, तो अभी नहीं आएंगे तो बाद में आएंगे। कि सर जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराया होगा, तो आपने कहा था कि फोटोन जो है उसकी एनर्जी सपोज 12 किलो जूल है, तो आपको कैसे गारंटी है कि जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो अपनी पूरी 12 किलो जूल एनर्जी दे देगा? हो सकता है कुछ कम दे दे, हो सकता है थोड़ा ही धीमे से टकराए, थोड़ा सा ही मोमेंटम ट्रांसफर हो। तो मैंने कहा बेटा, मैंने आपको सिखाया था फोटोन क्या है, आप फोटोन को पत्थर ना माने। फोटोन इज अ क्वांटा ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी का पैकेट है। और दूसरी बात, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, यानी कि फोटोन जब रेस्ट पर आएगा तो उसका कोई मास नहीं होगा। और सर अगर कोई चीज मैटर है तो उसके अंदर मास तो होगा ही होगा। इसका मतलब फोटोन इज नॉट अ मैटर। तो अगर फोटोन मैटर नहीं है तो आप उसको अपने क्लासिकल एग्जाम्पल के हिसाब से ना सोचें बिल्कुल भी कि सर अगर वो टकराया तो हो सकता था थोड़ी एनर्जी देता, थोड़ी अपने पास पॉकेट में रख लेता। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, वो जैसी रेस्ट पर आएगा वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। इसका मतलब उसने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी? इलेक्ट्रॉन को दे दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब हम लोग कुछ ग्राफ पढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आते हैं हमारे, उनको जरा अच्छे से देखेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में कर्व बनाकर दो, तो आप क्या कहोगे? बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको सारे कर्व बनाना सिखा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। सपोज शुरुआत में आपकी फ्रीक्वेंसी 0 थी। ठीक, यहां पर क्या है? 0, यानी कि आप कोई लाइट डाल ही नहीं रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपने क्या किया? थोड़ी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, सपोज इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए था 10 किलो जूल, आपने 0 से शुरुआत करी। पहले आपने करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 किलो जूल तक तो कोई एनर्जी निकले, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला तो काय की काइनेटिक एनर्जी? तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि आपकी फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, और उसके बाद जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, धड़ाम से इलेक्ट्रॉन निकला और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई।
फर्दर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो, मान लो 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने 10 किलो जूल ही दी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन आपने 11 किलो जूल दी तो 1 किलो जूल की काइनेटिक एनर्जी, आपने 12 किलो जूल दी तो 2 किलो जूल की काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो उसी प्रोपोर्शन में आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए लीनियर कर्व आया और इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, तो ये तो पहला कर्व हो गया काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी में। अच्छा, दूसरी बात वो आपसे पूछेगा कि बेटा मैंने आपको दो कर्व दे दिए, सपोज एक ये और ऐसे करके ना उसको ऐसे एक्सटेंड कर देता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है ना, उसको ग्राफ कंप्लीशन के लिए करा जाता है इस तरीके से। ये है मेटल ए, ये है मेटल बी। ठीक, इनमें से कोई एक मेटल है पोटेशियम और एक मेटल है सोडियम, बताओ ए कौन सी है और बी कौन सी है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ही कर्व है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। इसमें से आपको बताना है ए मेटल कौन सी है और बी मेटल कौन सी है। एक सोडियम है, एक पोटेशियम। तो आप कहोगे सर ये जो ए मेटल है ना, इसका इलेक्ट्रॉन कम फ्रीक्वेंसी पर ही निकल जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर निकल रहा है। इसका मतलब ए मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर मेटल का होल्ड कम है। और अभी हमने सीखा था जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रुप में हमारा साइज बढ़ता है और एटम पर होल्डिंग कम हो जाती है लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो इसका मतलब ए रहा होगा पोटेशियम और बी रहा होगा सोडियम। ये क्वेश्चन आपका एआईपीएमटी में आया था बहुत पहले, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सजाकर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। अगला ग्राफ आपको बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी। जो आप लाइट डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो कैसा ग्राफ होगा खुद सोचें पहले एक बार, ठीक है, तब वीडियो में देखें। तो ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट। ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट, यानी कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कैसे? समझो, सिंपल है, बिल्कुल वही अपना डायग्राम बना लिया करो। इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए 10 किलो जूल। ठीक, आपने ऊपर से 100 फोटोन गिराए, मान लो 12 किलो जूल के, तो क्या होगा सर? 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। मैंने पूछा सबकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप कहोगे सर 2 किलो जूल की। मैंने आपसे कहा अच्छा बेटा अब मैंने 1000 फोटोन्स गिराए, तो अब क्या होगा सर? 1000 इलेक्ट्रॉन्स गिर जाएंगे। और सबकी एनर्जी कितनी होगी सर? 2 किलो जूल की। इसका मतलब इंटेंसिटी पर यह डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो फिर किस बात पर डिपेंड करेगी? सर आप एक काम करो, आप 13 किलो जूल की एनर्जी दे दो। अब क्या होगा? 10 तो निकल गए, 10 तो निकलने में लग गई और बाकी की जो 3 किलो जूल थी वो काइनेटिक एनर्जी बन गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस पर? फ्रीक्वेंसी पर। वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो केवल और केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो इस बात को आप याद रखेंगे, इस बात को लिख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो कर्व बनाते हैं, चलो। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का कर्व कैसा होगा? तो शुरुआत में क्या हुआ सर? आप देते जा रहे हो, 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 कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम से एक फ्रीक्वेंसी आई जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, जो अभी पीछे पड़ा था। सही है, खूब सिंपल सा टॉपिक है, बस लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। एक और ग्राफ देखें, चलिए इंटेंसिटी और करंट में बताइए। इंटेंसिटी और करंट, तो सिंपल है, अभी सिखाया था। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा फोटो करंट आपका बढ़ जाएगा। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, इस बात को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। मैं आपको एक टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, सैचुरेशन करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना क्लास 12 फिजिक्स में भी आएगा, मॉडर्न फिजिक्स में, सबसे लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक, तो हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन कभी कभी केमिस्ट्री सेक्शन में ना पूछ कर वो फिजिक्स सेक्शन में पूछता है ना, क्योंकि आपके फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे। ठीक, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि फिजिक्स में शायद आपको इतना अच्छा ना पढ़ाया जाए, तो मैं सब कुछ आपको यहीं पढ़ा दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और कभी कभी तो ऐसा होता है फिजिक्स में भी पूछ लेता है और केमिस्ट्री में भी पूछ लेता है। तो दो टर्म आते हैं, सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इनको बड़े ध्यान से समझते हैं, ठीक है। देखो, सपोज एक आपके पास मेटल का केस है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक मेटल प्लेट रख दी और इस मेटल प्लेट को एक फिक्स्ड पोटेंशियल से कवर कर दिया। ठीक, यानी कि एक पोटेंशियल के इफेक्ट में ये रखी हुई है, यानी कि इस पर जो इलेक्ट्रॉन है उन पर एक पोटेंशियल लग रहा है ना, एक पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में। तो आपको याद आ गया, जब भी किसी चार्ज को एक किसी पोटेंशियल के इफेक्ट में रखते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जिसको बोलते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल, दैट इज ईवी या क्यूवी। ये हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस मेटल प्लेट पर कुछ लाइट्स फेंकी। तो जैसे ही मैं लाइट फेंकूंगा इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन निकले। मैंने यहां पर ऑपोजिट साइड में एक और एडजस्टेबल पोटेंशियल लगा दिया। सर ये एडजस्टेबल पोटेंशियल का मतलब क्या है? ऐसा पोटेंशियल जिसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं, कभी भी बढ़ा दूंगा कभी भी घटा दूंगा। ठीक, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं ए, इसको नाम दे दे रहा हूं सी। ठीक, अब मैं केस 1 लिख रहा हूं, ध्यान से समझते रहना सारी चीजें। केस 1 लिख रहा हूं। केस 1 क्या है? सपोज पोटेंशियल एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ठीक, यानी कि जो सी पर पोटेंशियल है वही ए पर पोटेंशियल है। अच्छा, इस बात को करने से पहले कल की क्लास का मैं एक पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूं अगर आपको याद नहीं है तो। मैंने आपको सिखाया था कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर ट्रेवल करते हैं। यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या अगर करंट ना लिखो, पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो कि भाई पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। ठीक, ये फिजिक्स का फैक्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो रट लो अभी, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बस रट लीजिए, इतना ही काम का आएगा हमारे सिलेबस में। बाकी आप फिजिक्स में डिटेल में सीखोगे क्यों जाता है, कैसे जाता है, क्यों। ठीक, तो अभी मैं मानकर चल रहा हूं कि हमारा VC इज इक्वल टू VA है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि सर जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि सपोज आपको इधर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए थी 10 किलो जूल की, और आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, मतलब उस मेटल को एनर्जी दी 12 किलो जूल की। तो वो जो 2 किलो जूल की एनर्जी है ना, उस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन भागेगा ए की तरफ। लेकिन ए की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए नाम का पोटेंशियल उसको खींच रहा था या सी नाम का पोटेंशियल उसको भेज रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ना तो कोई लो है ना ही कोई हाई है। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो सही ए की तरफ, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन के जाने का कारण क्या होगा? वो फ्रीक्वेंसी जो आपने बाहर से उनको फेंक कर दी थी। ठीक है, ठीक, तो इस बात को हम लिख लेंगे क्या, कि सम
sum of the ejected electron reach at electrode A and resulting photo current, और उसकी वजह से क्या आएगा, फोटो करंट आएगा। ठीक है, पहली चीज, ये पहला केस हो गया। अब बात करते हैं केस 2 की। अभी इनको मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा बड़े प्यार से, खूब प्यारे टॉपिक हैं ये, फिजिक्स में खूब आएंगे आपके डिटेल में, चाहे नीट हो चाहे जेई हो। लेकिन केमिस्ट्री में ये लोग केवल जेई में पढ़ाते हैं, नीट में नहीं पढ़ाते। वो भूल जाते हैं कि भाई सिलेबस में है लेकिन फिजिक्स में है, तो केमिस्ट्री में ही पढ़ा दो, क्या दिक्कत है। तो दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो Vc इज लेस देन Va हो, यानी कि ये वाला पोटेंशियल लो है और ये वाला पोटेंशियल हाई है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ए इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना चाहता है, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है। ठीक, अच्छा, अब क्या है, यहां से यहां जाने में, यानी कि Vc से Va जाने में सपोज आपको 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। सपोज 5 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, लेकिन आपने बाहर से फोटोन जो गिराए, वो एक गिराया 11 किलो जूल का, दूसरा गिराया 12 किलो जूल का, तीसरा 13 का, चौथा 14 का और पांचवा 15 का। तो जो 15 किलो जूल का फोटोन आप गिराओगे, उसमें से 10 किलो जूल तो इलेक्ट्रॉन निकालने में लग गई, बची 5 किलो जूल, बची 5 किलो जूल, राइट। तो 5 किलो जूल वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास इतनी एनर्जी है, वो तो बड़े प्यार से सी से ए की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। लेकिन जो 1 किलो जूल वाली काइनेटिक एनर्जी, 2 वाले, 3 वाले और 4 वाले हैं, वो भी चले जाएंगे। अरे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाना चाहता था लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, लेकिन अब उसको ले जाने का काम कौन कर रहा है? सर 1 किलो जूल तो वो काइनेटिक एनर्जी के चक्कर में चला गया, और जो बचे कुछ 4 किलो जूल थे वो उसके अंदर आई ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अरे वाह, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा कि इवन अ स्लोअर इलेक्ट्रॉन विल रीच एट इलेक्ट्रोड ए। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं आपको, अब ध्यान से देखना। तो इसकी वजह से क्या होगा, फोटो करंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले केवल अगर आपका मान लो ये एडजस्टेबल पोटेंशियल नहीं होता, तो क्या होता, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन जाता वहां तक, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन जाता तो इसका मतलब करंट कम आता। लेकिन अब 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जितने भी निकल रहे हैं सारे पहुंच रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो सॉरी फोटो करंट बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक, इतनी बात समझ में आई। अब एक और नई बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने सपोज, अब देखो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, यानी कि पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट ए, ये डिफरेंस इतना होना चाहिए कि इस डिफरेंस की वजह से जो नेट पोटेंशियल आएगा, उस पोटेंशियल से उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था 0.1 और यहां पर हो गया 0.2, अरे सर 0.1 वोल्ट का डिफरेंस है फिर भी इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, ना 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 ना। ठीक, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे जब रखोगे तो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी आती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, Q इंटू वी। यहां पर V क्या है, अगर कोई एक पोटेंशियल है तो V की वैल्यू पोटेंशियल वाली है, अगर दो पोटेंशियल है तो V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस वाली है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना होना चाहिए कि जब आप उसका Q से मल्टीप्लाई करो तो वो नेट रिजल्टेंट जो आए वो इतना आ जाए जितनी काइनेटिक एनर्जी उसको चाहिए कि वो C से A की तरफ पहुंच जाए। ठीक है, कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, बार बार देख लो वीडियो को, लेकिन आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक अच्छा केस सिखाने जा रहा हूं। देखो सपोज आपको ए की तरफ अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है, लेट सपोज मैं अब एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूं कि सी की पोटेंशियल है 5 वोल्ट, है ना, और ए का पोटेंशियल मान लो मैंने कर दिया 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर 5 वोल्ट का। ठीक,
और मैंने आपसे कहा कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनफ है कि अगर आप इस बीच में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो वो कूद कर इधर आ जाएगा, चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि 5 वोल्ट का पोटेंशियल रखने से, पोटेंशियल डिफरेंस रखने से आपका इलेक्ट्रॉन सी पोजीशन से ए पोजीशन पर आने की दम रखता है। पहली बात समझ में आई? ठीक है। आपने कहा नहीं सर, हमारा तो मन है, हम तो 12 वोल्ट रखेंगे ए का पोटेंशियल, हम तो 12 वोल्ट रखेंगे ए का पोटेंशियल। तो अब बताओ क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। सर क्यों? अरे बेटा 10 वोल्ट जब आपने रखा था तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का आ गया था, और जब 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था तो इलेक्ट्रॉन सी से ए की तरफ आ सकते थे। आपने जब 12 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। अरे भाई किसी को आपने 10 किलो जूल की एनर्जी दी और आपसे कहा भाई तुझे 1 किलोमीटर भागना है, ठीक, वो 1 किलोमीटर भाग गया, और आपने कंडीशन लगा दी भाई 1 किलोमीटर भागकर तुझे रुकना पड़ेगा। अब आपने उसको 20 किलो जूल की एनर्जी खिला दी और आपने फिर से वही कंडीशन दे रहे हो कि भाई तुझे 1 किलोमीटर भागकर रुकना है, तो वो तो रुक जाएगा। तो बाकी की 10 किलो जूल कहाँ है? वो रखी हुई है ऐसी, वो कहाँ गई? वेस्ट हो गई सर। क्यों? आपको देनी ही नहीं थी। इसका मतलब आपका एक पॉइंट पर आकर करंट सैचुरेट हो जाएगा। कैसे? सर पहले भी उतने ही इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, अब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चाहे आप पोटेंशियल 10 वोल्ट कर दो, चाहे 12 वोल्ट कर दो, चाहे 20 वोल्ट कर दो, चाहे 30 वोल्ट कर दो। क्यों? क्योंकि उसको तो 5 का ही पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था। आप उससे ज्यादा दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना भी स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 पोटेंशियल डिफरेंस की जैसी वैल्यू क्रिएट होगी वहां पर, वो सी पॉइंट से उठकर ए पॉइंट पर आ जाएगा। आपने ज्यादा दे दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, तो सैचुरेशन करंट को आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो जैसे आप कैसे लिख सकते हो कि जैसे मैं कुछ बोल देता हूं कि जैसे एज इलेक्ट्रोड ए इज एट हाई पोटेंशियल, इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड इवन द स्लोअर इलेक्ट्रॉन विल रीच एट द इलेक्ट्रोड ए। ठीक, पहले ऐसे लिख देना, ठीक, कि भाई इलेक्ट्रोड ए हाई पोटेंशियल पर है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और छोटा सा छोटा वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन भी, स्लोअर से स्लोअर इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? इलेक्ट्रोड ए पर पहुंच जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन फोटो करंट, और इसकी वजह से फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कुछ ही इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि फोटो करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ फर्दर इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, a situation will arise when the slowest photo current electron reach at electrode, right, and it results maximum called saturation current। यानी कि अब अगर आप फर्दर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? पहले भी स्लोएस्ट से स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच ही रहा था ए पर, अब भी पहुंच रहा है, तो फालतू में तुमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर अपनी बैटरी की पावर जो थी वो खर्ची करी है, वो वेस्ट हो गई टोटली। क्यों? क्योंकि करंट तो सैचुरेट हो गया, पहले भी 20 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अब भी 20 ही जा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने में। ये पोटेंशियल तो केवल एक ही रोल प्ले कर रहा है कि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला वो मेरी तरफ आ जाए, बस इतना रोल है उसका। तो वो तो 5 पोटेंशियल डिफरेंस पर आ सकता था, आपने 10 पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उससे आपने कोई भी तीर नहीं चलाया। हाँ, तीर आप तब चलाते कि अगर आपने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया और उसकी वजह से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल आए, तो आप कह सकते थे हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन नहीं, पहले भी उतने आ रहे थे, अब भी उतने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कितने ये तो डिसाइड कौन करेगा? आने वाली फ्रीक्वेंसी का फोटोन, और वो तो आपने फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो आई होप अब ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीसरा केस देखते हैं, केस थर्ड। तो जो भी मैं बोलता जा रहा हूं आप अपनी लैंग्वेज में वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, हिंदी में लिख लेना अपनी भाषा में, सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा केस अब आप समझ ही गए होंगे, VC इज ग्रेटर देन VA। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अब यहां क्या होगा?
अब यहां पर ए का पोटेंशियल कम है और सी का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक। तो अब क्या होगा, ये पोटेंशियल कम है, ये पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहेगा मैं इधर ना जाऊं। सही है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा लो से हाई की तरफ जाना चाहता है, ठीक। लेकिन आप क्या कह रहे हो उसको, नहीं बेटा तू हाई से लो की तरफ जा, ठीक। अब ध्यान से देखना, बड़ी प्यार भरी बातें हैं ये, आपको मजा आएगा। देखो, सपोज उसको ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, ठीक है, ये फिक्स्ड वाला है और ये एडजस्टेबल है, ठीक है। अब देखो, सपोज आपने, अब इसके पास सपोज 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, आपने यहां से सपोज 20 किलो जूल दे दी, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसके पास कितनी एनर्जी होगी, सर 10 किलो जूल की एनर्जी होगी, ठीक। ध्यान से समझते रहना, उसके पास 10 किलो जूल की एनर्जी होगी, यानी कि वो 10 किलो जूल की एनर्जी लेकर इस तरफ भागेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने फिक्स कर दिया कि सर ये वाला पोटेंशियल है 10 वोल्ट पर और ये वाला पोटेंशियल है 15 वोल्ट पर। ध्यान से समझते रहना, ये पोटेंशियल है 10 वोल्ट पर, ये पोटेंशियल है 15 वोल्ट पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ, आपने कहा सर 5 वोल्ट का, ठीक है। मैंने कहा इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपका आया उससे मल्टीप्लाई दे दो, ठीक। तो सपोज आपकी जो एनर्जी आई वो आई, सब कुछ मल्टीप्लाई दे दबाकर, लेट सपोज 7 किलो जूल, ठीक है। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस में आएगा तो उस पर 7 किलो जूल की एनर्जी का वजन लग जाएगा, ठीक। लेकिन अब जो वो फोर्स लग रहा है या जो उसके ऊपर एनर्जी आ रही है 7 किलो जूल की, वो इस डायरेक्शन में आने की नहीं आ रही है, वो किस में आ रही है, वो इस डायरेक्शन में जाने की आ रही है। क्यों? क्योंकि अब ये ज्यादा है और ये कम है। क्या मैंने उल्टा बोल दिया? अरे हाँ सॉरी, ये 15 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, क्योंकि उल्टा केस कर रहे हैं ना हम लोग, केस थर्ड है। हाँ, VC इज ग्रेटर देन VA, तो ये 15 और ये 10, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहता है ना, और वो एनर्जी कितनी है, 7 किलो जूल की, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी 10 किलो जूल से इधर जाने की। तो अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, 7 किलो जूल का इधर से एनर्जी उसको मिल रही है कि तू इधर मत आ, लेकिन इधर से जो उसके पास एनर्जी है वो है 10 किलो जूल की, तो नेट क्या होगा, 7 7 को काटेगा और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा 3 किलो जूल की एनर्जी के साथ। अच्छा सर, तो यहां पर 3 केस बन सकते थे। मैंने कहा क्या बेटा, कि हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 7 किलो जूल से ज्यादा होती, तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में भागता। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर काइनेटिक एनर्जी 7 किलो जूल ही होती तो क्या होता बेटा, इधर से फोर्स लग रहा था उस पर कि तू मत भाग 7 किलो जूल की एनर्जी का, और इधर से कह रहा था कि भाग, वो कुछ नहीं करता, वो रुक जाता, वो कुछ नहीं करता, वो रुक जाता। अरे सर आपने क्या कहा, वो रुक जाता, और जैसे ही वो रुका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आया, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर आया इसका मतलब चार्ज रुक गया, चार्ज रुक गया तो इसका मतलब करंट स्टॉप हो गया, करंट स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये वो पोटेंशियल था, ध्यान से सुनना, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस था जिसकी वजह से इतना फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पर लग गया कि उसको जो काइनेटिक एनर्जी बाहर से फोटोन से मिली थी उसको उसने अपोज कर दिया। इसलिए इस पोटेंशियल को आज से हम लोग नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम लोग आज से नाम देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वो पोटेंशियल या वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये 3 केस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगर थोड़ी सी भी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये चीज समझ नहीं आई या वो चीज समझ नहीं आई, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपको डेटा से मैं ये वाली चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। लेकिन आज की क्लास में चूंकि हम पूरी थ्योरी कवर कर रहे हैं अच्छे से, तो उसको हो जाने दो, ताकि कल की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, सारे क्वेश्चन अपने आप करोगे। मैं तो बस 2-3 में हिंट दूंगा, तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक।
अब इस पर बेस्ड हम ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से। तो देखो, सपोज मैंने फोटो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाना चाहता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में मैं एक ग्राफ बनाता हूं आप लोगों के सामने, बड़े ध्यान से देखना इसको। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, मैंने क्या किया, अब ये पॉइंट जीरो नहीं है, ठीक है ना, इसको जीरो मत मानना, इस पॉइंट को जीरो ना माने, मैंने बस एक बीच में ऐसे ही कोई भी कर्व बना दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसका वोल्टेज बढ़ाया, ठीक है, मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं। तो एक वोल्टेज तक क्या होगा, कोई भी करंट नहीं निकलेगा, ठीक है। बट एक वोल्टेज के बाद क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुए और धीरे धीरे कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना हो गया कांस्टेंट। अभी पहले ग्राफ बना देता हूं, फिर एक बार ध्यान से समझेंगे इस बात को। पहले आप लोग एक बार ग्राफ बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको इस ग्राफ को अच्छे से समझाता हूं। ठीक, तो केस 2 याद रखना है आपको, केस 2 याद करिए, सैचुरेशन करंट वाला। क्या था सैचुरेशन करंट, कि सर एक पोटेंशियल ऐसा आया था जिस पर आपके अगर 500 इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे थे सी की ए की तरफ, सी से ए की तरफ अगर 500 इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे थे तो वो 500 इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए थे। यानी कि फिर उसके बाद चाहे आप पोटेंशियल 12 वोल्ट करो, 20 वोल्ट करो, 30 वोल्ट करो, 40 वोल्ट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है। ठीक, तो ये वही पोटेंशियल है, ये वही पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल के बाद आप और पोटेंशियल अगर बढ़ाते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। किसकी तरफ, ए की तरफ। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका नंबर हो जाता है कांस्टेंट, और उसके बाद ये लाइन हो जाती है एकदम सीधी। ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, एकदम सीधी लाइन है। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लाइनें सीधी हो जाएंगी, यानी कि आप चाहे पोटेंशियल कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, बढ़ा रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ रहे थे, फोटो करंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा आया, एक वोल्टेज ऐसा आया जिस पर जाकर आपके ये सारे करंट क्या थे, सेम हो गए। यानी कि अब जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे वो आ गए, अब उसके बाद नहीं आ रहे। ठीक है, तो फिर ये तीन ग्राफ क्यों बनाए हैं, ये तीन कर्व ये दिखा रहे हैं कि एक इंटेंसिटी ऐसी थी, यानी कि पहले आपने 100 फोटोन गिराए, फिर आपने 50 गिराए, फिर आपने 20 गिराए। तो जब 20 गिराओगे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब 50 गिराओगे तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जब 100 गिराओगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब 100 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 100 तेजी से भागेंगे, 50 निकलेंगे तो 50 तेजी से भागेंगे, और 20 निकलेंगे तो 20 तेजी से भागेंगे। तो कम इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो कम फोटो करंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो ज्यादा फोटो करंट। तो यानी कि I1 इज लेस देन I2 इस तरीके से। ठीक है भाई, I3 सबसे छोटा है और I1 सबसे ज्यादा है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कितना फोटो करंट होगा, ये कौन बता रहा है, सर इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस कर्व में मैंने आपको दो चीजें दिखाई हैं, क्या, एक तो यहां पर आकर आपका करंट सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन करंट है ये आपका। क्यों, क्योंकि अब आप इंटेंसिटी कांस्टेंट रखो तो आप चाहे पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, आपकी करंट या फोटो करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, देख सकते हो वाई एक्सिस पर। सही है, ठीक है। अब मैं आपको एक दूसरा ग्राफ और दिखाता हूं। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट था, ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोल रहे हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पोटेंशियल तक आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं था, जीरो फोटो करंट था। यानी कि वो पोटेंशियल था जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन निकलना बंद था या इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा था।
इस पोटेंशियल के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ और आपने इसको क्या बोला कि भाई एक पोटेंशियल आ गया। लेकिन एक पोटेंशियल ऐसा भी आया जिसके बाद आपका करंट सैचुरेट हो गया, उस करंट को आपने नाम दिया सैचुरेशन करंट, और उस पोटेंशियल को आपने नाम दिया सैचुरेटिंग वोल्टेज या सैचुरेशन वोल्टेज। अब इसी का दूसरा कर्व देखो, इसी का दूसरा कर्व देखिए, वो और मजेदार है। इसमें मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसमें हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल देखेंगे। ये सारे कर्व पूछे गए हैं जेई में, ठीक है, मजाक नहीं चल रहा है कुछ भी। देखो सपोज यहां पर वही आपका, यहां पर तो आपका पोटेंशियल है और यहां आपका आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने लेट सपोज कैसे करें हम लोग, हाँ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 3 फोटोन गिराए हैं, ठीक, एक प्लेट है, आपने उसमें म्यू1 म्यू2 और म्यू3 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्या गिराए, फोटो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन गिरे हैं तो तीनों से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी अलग अलग होगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ध्यान से समझना, मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता चल रहा था, बढ़ाता चल रहा था, बढ़ाता चल रहा था। एक इलेक्ट्रॉन इस वोल्टेज पर आकर क्या हुआ, निकल गया, और जब वो निकला तो वो दूसरे पोटेंशियल की तरफ भागा और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि उसका करंट सैचुरेट हो गया। ध्यान से समझते रहना, ठीक है। फिर क्या हुआ, मैंने एक दूसरी फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला, वो भी भागना शुरू हुआ, लेकिन भागने के बाद उसका करंट भी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। ये एक ही लाइन है, ठीक है। फिर मैंने एक तीसरी फ्रीक्वेंसी का निकाला, उसने भी भागना शुरू किया और एक पॉइंट के बाद वो भी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये तीनों के फोटो करंट की वैल्यू सेम क्यों दिखाई है, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं बेटा इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे, और जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो सेम फोटो करंट आएगा। यानी कि जब मैं म्यू1 नाम की फ्रीक्वेंसी के फोटोन गिरा रहा हूं वो भी 100 है, म्यू2 भी 100 है और म्यू3 भी 100 है, तो नंबर ऑफ फोटो करंट तो सेम ही आया है ना, क्योंकि इंटेंसिटी सेम। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये लाइन क्यों आपकी कांस्टेंट आई है, तो ये आपका सैचुरेशन करंट। अब दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो ये फ्रीक्वेंसी अब आपको बताना है, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है मान लो म्यू1 की, ये है म्यू2 की और ये है म्यू3 की। तो आपको बताना है कौन सी ज्यादा है, म्यू3 ज्यादा है या म्यू1 ज्यादा है, म्यू3 ज्यादा है या म्यू1 ज्यादा है। या इसको ऐसे कह लो, म्यू3 ना बोलो तो अगर यहां पर पोटेंशियल है ना तो इसको ऐसे बोल लो कि ये पोटेंशियल है मान लो V0, ये पोटेंशियल है V1 और ये पोटेंशियल है V2, ठीक है। आपको बताना है कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है या कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर देखो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, ठीक, अब पीछे मुड़ो आप, तो आप पीछे गए 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 और यहां आपको एक पोटेंशियल मिला जहां पर जाकर आपको अपने इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे में चले गए पीछे तो आपको यहां रोकना पड़ेगा, तीसरे में गए तो यहां रोकना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब आप रिवर्स में जा रहे हो, जब आप रिवर्स में जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि V2 नाम का पोटेंशियल सबसे दूर है और V0 नाम का पोटेंशियल सबसे पास है। यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करोगे तो ये वाला पोटेंशियल आपका सबसे कम पड़ेगा, क्योंकि इस पोटेंशियल पर जल्दी रुक जाएगा इलेक्ट्रॉन और इस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन देर से रुकेगा।
अरे सर पर यहाँ तो आप देखिए ना, इस एक्सिस पर वी नॉट आगे है, वी नॉट आगे यानी कि वी नॉट वैल्यू ज्यादा है और वी टू वैल्यू कम है। बस यहीं आप गड़बड़ कर देते हो, यहीं पर आपकी गड़बड़ होती है। क्यों? क्योंकि अब आप इस डायरेक्शन में ना सोचें, स्टॉपिंग पोटेंशियल उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। ए प्लेट इस डायरेक्शन में स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल रही थी इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, ठीक। तो अब आपको उल्टी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। उल्टी डायरेक्शन में सोचने का मतलब क्या है कि अगर 3 किलो जूल की एनर्जी से वो भाग रहा था तो इधर से भी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा था वो 3 किलो जूल का ही लग रहा था, यानी कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था। इसलिए लोग कभी कभी इसको माइनस वीएस भी बोल देते हैं, यानी कि नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल, राइट। तो अगर आप इसको नेगेटिव में देखोगे तो ये -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है। तो ये वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है। तो इस केस में V2 सबसे बड़ा, V1 और फिर V0। ये बहुत कीमती बात थी, बहुत ज्यादा कीमती, ठीक। अब अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आया हो ये सब बातें, तो बस आपको ये ग्राफ याद रखना है और ये ऑर्डर याद रखना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाने वो तो कल मैं आपको बड़े प्यार से सिखाऊंगा और कंसेप्ट भी द्वारा रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। तो बस आपको इतना चीज याद रखना है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वैसे तो समझ में आना चाहिए, ठीक, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ खोलकर बहुत अच्छे से दिखा दिया और सब बता दिया कि भाई कैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है, ठीक है। तो आज कोई भी क्वेश्चन नहीं करे हैं, बिल्कुल मत घबराना, कल की पूरी क्लास हम लोगों की क्वेश्चन पर डिवोटेड रहेगी। हम खूब सारे जेई के, नीट के आए हुए क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं फ्यूचर में, हर टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। लगभग 16 से 18 टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही अकेले, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में पूरी की पूरी थियरी आपको